हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले 11th। तो यहाँ पे आज की क्लास में आपको लास्ट थियोरटिकल पोर्शन मिलने वाला है। फाइनली हम यहाँ पे अपना सिलेबस थ्योरी पोर्शन जो है आपका ख़त्म कर देंगे। इसके बाद सिर्फ हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज रह जाएंगे कुछ चैप्टर्स की, जैसे पी ब्लॉक है उसकी नहीं हुई है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ठीक है, एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसके एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको मैं करवा दूंगी। ऐसे ही केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर की बैक एक्सरसाइज हमारी रह रही है। बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी ही बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी की प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन आज की क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। आज की क्लास में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपका ग्रुप नंबर 14 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले ग्रुप नंबर 13 की जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे चेक कर लेना क्योंकि वो बेसिक है। ठीक है, जब आप 13 पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें मैंने बताई हुई है, कैसे आपका एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, ये सारा बेसिक पोर्शन मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। तो आज की क्लास में मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसी टर्म्स को पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, ये चीज़ आप ग्रुप नंबर 13 में देख सकते हैं। ग्रुप नंबर 13 से ही पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है, वहाँ पे काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें बताई जाती है जो रेस्ट ऑफ द ग्रुप्स में आगे नहीं हम बताते यूजुअली। ठीक है, हम सिर्फ वर्ड यूज़ कर लेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ग्रुप नंबर 13 ज़रूर देखें ग्रुप नंबर 14 से पहले, और बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप नंबर 13 से पूछे जाते हैं। और क्योंकि टर्म 2 का सिलेबस अब आपका रिड्यूस कर दिया गया है तो ग्रुप नंबर 14 भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत सीरियसली आपको लेना है। अब थोड़ी सी बात मेरे को आपको ये बतानी थी कि जो पी ब्लॉक चैप्टर है बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो बाकी सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स में इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल हम नहीं पढ़ते, कंसेप्ट के ऊपर मेन फोकस रखते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, जो साइंस के बच्चे होते हैं उनको थ्योरी थोड़ी सी बर्डन लगती है। जहाँ पे कंसेप्ट होगा वो बहुत इंटरेस्टिंगली चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे और अच्छे से करेंगे भी, बट जहाँ पे थ्योरी आ जाती है वहाँ पे बैंड बज जाती है। ठीक है, हमें जब चीज़ें लर्न करनी पड़ती है तो एक बर्डन सा हमें लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली ग्रुप नंबर 14 में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑब्वियसली चीज़ें आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी, तो उससे मत डरना। जो भी चीज़ें हैं आपको मैंने कंप्राइज करके सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता रखी है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना मैं इसमें करवा रही हूँ उसको सिर्फ लर्न कर लेना अच्छे से। जहाँ जहाँ कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा वहाँ ऑब्वियसली मैं आपको कंसेप्ट बता ही दूंगी, बट जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन के बकमिस्टर फ्यूरिन हमारा होता है, ठीक है, आपका ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, उनके अंदर कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी है। सिलिकॉन हमें समझना है क्या होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर जो है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है, तो वो थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलना कि थोड़ा सा लर्निंग इस पोर्शन में रहेगा। क्लियर है? बाकी जहाँ जहाँ कंसेप्ट्स आपके इन्वॉल्व हो रहे थे मैंने आपको अच्छे से बता दिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 14 विच इज़ कार्बन फैमिली। आपको पता है ये 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 होता है। ठीक है, ग्रुप नंबर हमें कौन सा करना है, कार्बन फैमिली को आज डिस्कस करना है। इनको एलिमेंट्स को लर्न कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले आपको बेसिक पोर्शन बताऊंगी ग्रुप नंबर 14 से रिलेटेड जो भी पोर्शन है बेसिक वाला, कि कहाँ पे किस तरीके से कार्बन एग्जिस्ट करता है, सिलिकॉन कैसे एग्जिस्ट करता है, जर्मेनियम, टिन वगैरह कैसे और कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिजिकल ट्रेंड्स ऑफ कार्बन फैमिली देखेंगे कि किस तरीके से डाउन द ग्रुप जाते हो तो एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन देखने को मिलता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में वेरिएशन कैसे देखने को मिलता है, ये सारा फिजिकल ट्रेंड्स में हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फैमिली में कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है और सिलिकॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। कार्बन में जैसे डायमंड को स्टडी करना है, ग्रेफाइट को स्टडी करना है, फ्यूलरिन को स्टडी करना है, कोक वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा कंपाउंड्स, उसको स्टडी करना है। सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स है, सिलिका के जो कंपाउंड्स है, सिलिकॉन मतलब आपका बेसिकली इसके जो कंपाउंड्स है वहाँ पे आपको सिलिका SiO2 देखना है, सिलिकेट्स देखना है, सिलिकॉन्स देखना है, ये सारी चीज़ें हमें बेसिकली पढ़नी है। तो ये आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल थी। पूरी पीरियोडिक टेबल को हम ऑलरेडी 5 में डिवाइड कर चुके थे। ये S ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये D ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और ये हमारे P ब्लॉक एलिमेंट्स होते थे। अब P ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से ग्रुप से कहाँ तक होते थे, सो ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आपके P ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ करते थे। अब ग्रुप नंबर 13 हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
आज की क्लास में ग्रुप नंबर 14 करेंगे और ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और ये 18th जो ग्रुप है आपका 15, 16, 17 और 18th ग्रुप आप क्लास 12th में करने वाले हैं। क्लास 11th में हमारे पास 13 एंड 14 के साथ साथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स हुआ करते हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिए। 13 हो गया और एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया, हमारा ये वाला पोर्शन रह रहा है। ठीक है, सो हम ग्रुप नंबर 14 को करने वाले हैं और इसे हम कार्बन फैमिली भी बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 14 इज कार्बन, उसके बाद ये आगे प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को याद कैसे करना है, तो पहले देखो सी कार्बन बताता है, सिलिकॉन जो है SI होता है, जर्मेनियम GE होता है, टिन SN होता है, लेड PB होता है, एंड देन वी हैव फ्लोरो PM विच इज रिप्रेजेंटेड बाय FL। ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट था। तो इनको याद करने के लिए आप कैसे याद करोगे, ध्यान से देखेंगे। हमें सिर्फ इतना ही याद करना है। आप कैसे याद करोगे, केमिस्ट्री ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स को कैसे याद करोगे, केमिस्ट्री सिर्फ जीनियस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, बस इतना ही याद करना है। केमिस्ट्री सिर्फ जीनियस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। दिस इज कार्बन, दिस इज सिलिकॉन, दिस इज जर्मेनियम, दिस इज टिन एंड दिस इज लेड। PB क्या होता है, लेड होता है। तो हो जाएंगे ग्रुप 14 एलिमेंट्स के आपके ग्रुप 14 एलिमेंट्स याद हो जाएंगे आपको सीक्वेंस में। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन में इनके बारे में बताया हुआ है NCERT में पूरा कि कार्बन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे मिलता है, किस परसेंटेज में मिलता है, कौन कौन से आइसोटोप्स हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक पोर्शन में आएगी। ठीक है, तो इनको भी आप एक बार पढ़ लो एक बार। ठीक है, चीज़ें आप पढ़ लेना। चलिए, सो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ग्रुप नंबर 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड होता है। ये हमने ग्रुप 14 के एलिमेंट्स पढ़ लिए। इसके बाद कार्बन जो है आपको एक नंबर याद रखना है विच इज 17th। कार्बन जो है वो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है फ्रॉम किस में अबंडेंस है, सबसे बेसिकली मास अगर हम कंसिडर करेंगे तो उस केस में 17th अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर। कार्बन हर जगह पाया जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी हुई, तो ऑर्गेनिक आप देख रहे हो कितना ज़्यादा वाइड है, तो सब क्या है वहाँ पे कार्बन ही है। तो 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज योर कार्बन। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। वो फ्री स्टेट में भी रहता है और कंबाइंड स्टेट में भी रहता है। ठीक है, जैसे जब आप पेपर को बर्न करते हो या आप किसी भी वैक्स को बर्न करते हो तो कार्बन के सूट पार्टिकल्स निकलते हैं, वो काले काले जो धागे से निकलते हैं, वो फ्री स्टेट है। लेकिन कार्बन कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे आपके बेंजीन में अगर आप देखो, आप कैटिनेशन प्रॉपर्टी करवा के मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारी जगह कार्बन एग्जिस्ट करता है कंबाइंड स्टेट में। कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी नेचर में फॉर कार्बन एज अ फ्री स्टेट भी एग्जिस्ट करती है और कंबाइंड स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इन एलिमेंटल स्टेट इट इज़ अवेलेबल एज कोल। ठीक है, एलिमेंटल स्टेट मतलब फ्री स्टेट में वो कोल की तरह अवेलेबल होता है, वो ग्रेफाइट में भी अवेलेबल होता है, वो डायमंड में भी सिर्फ प्योर कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाउएवर इन अ कंबाइंड स्टेट, अब फ्री स्टेट में अगर आप देखोगे तो आप कोल के बारे में लिख सकते हो, कार्बन सूट पार्टिकल्स के लिए लिख सकते हो, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल आप लिख सकते हो, ये फ्री स्टेट है। ठीक है, या एलिमेंटल स्टेट इसे बोलते हैं। और कंबाइंड स्टेट में आपको पता है एज अ मेटल कार्बोनेट्स, CO3 बाई कार्बोनेट्स या हाइड्रोकार्बोनेट्स या हाइड्रोकार्बन्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे आपके कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन है। इसके बाद वन कैन एम्फेटिकली से दैट कार्बन इज द मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है बहुत सारे फॉर्म्स में और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। इट कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म एलिमेंट्स सच एज, अच्छा कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन के साथ डाई हाइड्रोजन H2 के साथ कंबाइन कर सकता है, H2 के साथ रिएक्ट कर सकता है, डाई ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्लोरीन, सल्फर, इन सब के साथ वो रिएक्ट कर सकता है और वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स वो बना सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो आप देख रहे हो कार्बन बहुत ज़्यादा जगह में इन्वॉल्व है और मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट है। अभी कार्बन की ही बात चल रही है। कार्बन के 2 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 13। ठीक है, उसके अलावा कार्बन 14 भी एग्जिस्ट करता है। ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो कार्बन 12 पाया जाता है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कार्बन 12 पाया जाता है। अभी हमने बात कर ली आपके कार्बन की, अब बात करेंगे सिलिकॉन की, फिर जर्मेनियम की, फिर टिन की और फिर लेड की। कार्बन की सबसे ज़्यादा बात हमने यहाँ पे करी है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आपको लिखने हैं। सबसे पहले 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट में वो डायमंड, ग्रेफाइट और आपका एज अ कोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में मेटल कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
वो डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। कार्बन के आइसोटोप्स याद करने हैं। और आपका अब बात करेंगे सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन जो है इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है, बाय मास 27.7% में एग्जिस्ट वो करता है, ठीक है, एंड इट इज फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सिलिका या फिर सिलिकेट। जो सिलिकॉन है आपका Si वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिलिका या फिर सिलिकेट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सिलिका और सिलिकेट्स हमें इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन में भी डिस्कस करना है, ठीक है। SiO2 सिलिका बोला जाता है और सिलिकेट्स SiO2- बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है। अब सिलिकॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन योर सेरेमिक्स, ग्लास एंड सीमेंट्स। तो सीमेंट्स में, ग्लास में और सेरेमिक्स में सिलिकॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में आपका इन्वॉल्व होता है। इसके बाद सिलिकॉन के बाद हमारा जर्मेनियम आता है। तो जर्मेनियम जो है बहुत ही कम अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद टिन आता है। तो टिन आपका कैसिटराइट ओर में पाया जाता है, टिन ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद लेड एज गैलेना, PbS को हम गैलेना बोलते हैं, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये एक्स्ट्रा नॉलेज पॉइंट है। जो आपके पूरे प्योर फॉर्म में जर्मेनियम होते हैं और सिलिकॉन होते हैं, उनको हम मिक्स करके यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिवाइसेस। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये बेसिक पोर्शन था। अब हमें फिजिकल ट्रेंड्स को कंसिडर करना है। फिजिकल ट्रेंड में सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, तो हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। किस तरीके से भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2, 2s2 और 2p2। इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो आपकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है 2s2, 2p2, है ना। चलिए, इसके बाद कार्बन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। क्लियर है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। इसके बाद नीचे कार्बन के बाद केमिस्ट्री सिर्फ जीनियस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हमें सिर्फ इतना करना होता है ना। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, लास्ट में 3s2, 3p2 आएगा। सो वी हैव 1s2, 2s2, इसको पूरा भर दीजिए, 2p6 और फिर लास्ट में 3s2, 3p2 आता है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या हो जाएगी, 3s2, 3p2। अगर आपको एटॉमिक नंबर भी नहीं पता सिलिकॉन का, अगर आप भूल गए तो आपको पता है इसके नीचे आता है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके इसका एटॉमिक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वी हैव एटॉमिक नंबर 14, ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14 आएगा, ठीक है। इसके बाद जर्मेनियम की बात करते हैं। तो जर्मेनियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, लास्ट में 4s2, 4p2 आएगा। इससे पहले अपने आप भर लेना सारी चीज़ें, 4s2, 4p2 आएगा। लेकिन आपको याद रखना, इससे पहले 3d ऑर्बिटल्स भी पूरे फिल्ड होंगे, है ना। और यहाँ पे 10 में लास्ट में 5s2, 5p2 आने वाला है, 5s2, 5p2 आएगा। और इसके नीचे 6s2, 6p2 आने वाला है। ये आपकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, जिनको हम जनरलाइज करके क्या बोल सकते हैं, आपकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 14 एलिमेंट्स विल बी ns2, np2, जहाँ पे n क्या है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड नंबर है। n क्या है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड नंबर है। क्लियर है? तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप 14 एलिमेंट्स विल बी ns2, np2। अब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशंस तो आपकी सेम रहती है, बट अगर आपको ग्रुप 13 एलिमेंट्स में याद है तो इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस देखने को मिल रहे थे, और इसी में भी यही सेम कंसेप्ट लगता है। यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको ns2, np2 में मिल जाएगा, बट इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे हम किस तरीके से समझ सकते हैं, इस पीरियोडिक टेबल में समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन है। कार्बन एंड सिलिकॉन से पहले कोई भी d ऑर्बिटल्स नहीं थे। जर्मेनियम से पहले 10 d ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स भरे गए होंगे, और 10 से भी पहले 10 d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भरे होंगे। बट यहाँ पे लेड के लिए अगर हम बात करें तो d ऑर्बिटल्स के साथ साथ f ऑर्बिटल्स भी भरे गए हैं। तो यहाँ पे इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने इस पीरियड के अंदर देखी थी, वो डिफर कर रही थी। इस पीरियड के लिए भी हम वो चीज़ अप्लाई करते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन से पहले सिर्फ p ऑर्बिटल्स आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे हुए थे d ऑर्बिटल्स के। जर्मेनियम और टिन से पहले 10d इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे भरे जाएंगे, और लेड के लिए d के साथ साथ f इलेक्ट्रॉन्स भी भरे जाएंगे। और उसी डेविएशन की वजह से, इसी इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंस की वजह से डेविएशंस देखने को मिल रही थी एटॉमिक साइज में
आपके एटॉमिक साइज के अलावा आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी डेविएशन देखने को मिल रही थी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में भी डेविएशंस देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो ऑल्दो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर एलिमेंट्स आर डिफरेंट, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद कोवलेंट रेडिया है। हम जानते हैं डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपका एटॉमिक रेडिया क्या करता है, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करता है, क्योंकि शेल नंबर इंक्रीज करता है। दिस इज द बेसिक पोर्शन, है ना, केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में भी करवाया था, क्लियर है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दे आर कंसिडरेबल इंक्रीज इन रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। जब कार्बन से सिलिकॉन पे जा रहे हैं, वी हैव केमिस्ट्री, सिर्फ जीनियस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, है ना, यही था। अगर आपको याद है, अभी मैंने आपको बताया था इन दोनों के लिए कोई भी डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे थे, डी एलिमेंट्स नहीं प्रेजेंट थे। यहाँ पे 10 डी एलिमेंट्स या 10 डी इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड थे, और लेड के केस में तो 14 इलेक्ट्रॉन्स एफ वाले भी फिल्ड थे, लैंथेनॉइड सीरीज भी आ रही थी, और 10 डी इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे फिल्ड थे। तो इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिफरेंस की वजह से कोवलेंट रेडियाई में भी इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे कार्बन से सिलिकॉन में आ रहे हो तो कोई भी ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो एटॉमिक रेडिया इंक्रीज ही कर रहा है। बट जो इंक्रीज आप सिलिकॉन से जर्मेनियम में देखना चाह रहे थे, वो इंक्रीज यहाँ पे इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से टिन और टिन से लेड जो इंक्रीमेंट होता है वो बहुत ही कम इंक्रीमेंट होता है, बहुत ही कम इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीज तो होता है, बट जो शार्प इंक्रीज, लीनियर इंक्रीज होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा, क्योंकि इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है। अगर आपको याद है तो यहीं पे मैंने आपको बताया था, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं तो न्यूक्लियर पावर भी इंक्रीज करती है। अब यहाँ पे आपके सपोज करो ये डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये डी इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ये डिफ्यूज्ड है, तो बाहर वाले शेल पे जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, जिसकी वजह से स्क्वीज कर जाता है। जो हमने बोला था, बोरॉन टू एल्यूमिनियम टू गैलियम एंड इंडियम एंड थैलियम की तरफ अगर हम जा रहे थे तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडिया इंक्रीज करना चाहिए था, इंक्रीज करना चाहिए था, बट गैलियम के एटॉमिक रेडिया एल्यूमिनियम के एटॉमिक रेडिया से कम होता है ना। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लिखा था, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन लिखा था। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इसका रेडियस इससे कम होना चाहिए था, बट आपको गैलियम को याद रखना है, गैलियम जो था इट वाज जस्ट आफ्टर 10 डी इलेक्ट्रॉन्स, 10 डी एलिमेंट्स के जस्ट आफ्टर। जो डी एंड एफ ब्लॉक में जो आपने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इस ग्रुप पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे आने वाले ग्रुप्स पे ये जो इफेक्ट है इनर कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे गैलियम पे इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिला था, क्योंकि इसी के बाद आपका गैलियम था। अब इस पे कम इफेक्ट देखने को मिलेगा, बट फिर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपका यहाँ पे इंक्रीज ज़्यादा होगा, बट यहाँ पे भी जो इंक्रीज होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो कार्बन टू सिलिकॉन में तो काफ़ी सही इंक्रीज देखने को मिलता है एटॉमिक रेडिया का, बट जर्मेनियम, टिन और लेड, सिलिकॉन टू लेड जो इंक्रीमेंट देखने को मिलता है वो नहीं देखने को मिलता, क्योंकि अगैन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं देखने को मिलता, ठीक है। और ये रीज़न क्या है? क्योंकि आपके इससे पहले कंप्लीटली फिल्ड एफ एंड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो डिफ्यूज्ड होते हैं। अब सेम है कि साइज में डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आपकी चेंज होगी। सो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करते हैं, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर्स इज हायर देन, अगर हम ग्रुप 13 और 14 में से कंपेयर करें, ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहले तो हम डाउन द ग्रुप बाद में देखेंगे, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं, तो अट्रैक्शन इंक्रीज करता है। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो 13th ग्रुप इधर है, 14th इधर है, 15th इधर है, तो लेफ्ट टू राइट जाओगे तो 14th की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होने वाली, ये फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है। फिर इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स की जो इफेक्ट है वो भी देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। इन जनरल आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करते हैं, क्योंकि साइज इंक्रीज करता है।
बट साइज़ में जो इंक्रीज देखने को मिल रहा था वो इतना ज़्यादा अच्छा इंक्रीज नहीं था। तो आपका यहाँ पे स्मॉल डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी देखने को मिलते हैं सिलिकॉन टू जर्मेनियम। कार्बन टू सिलिकॉन जाओगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, बट जर्मेनियम पे क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है तो यहाँ पे आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर जो डिक्रीज दिखना चाहिए था वो डिक्रीज नहीं दिख रहा, क्योंकि वो साइज इतना इंक्रीज हो ही नहीं रहा तो डिक्रीज भी इतना नहीं दिख रहा आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो सिलिकॉन टू जर्मेनियम, जर्मेनियम टू टिन, आपका सिलिकॉन टू जर्मेनियम अगर आप जाओगे तो बहुत ही कम डिक्रीज दिख रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, और जर्मेनियम टू टिन एंड स्लाइटली इंक्रीज आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का दिखता है फ्रॉम टिन टू लेड। अब लेड पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेड नीचे है, इससे पहले लैंथेनॉइड एलिमेंट्स भरे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो लेड की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सो इसकी वजह से क्यों पाई जाती है, क्योंकि पुअर शील्डिंग ऑफ DNF और इलेक्ट्रॉन्स विच आर फिल्ड बिफोर लेड। ठीक है, ये चीज़ आप लिखोगे। अब ये चीज़ आपको तभी समझ आएगी जब आपने ग्रुप 13 में कॉन्ट्रैक्शन समझी होगी, क्यों कॉन्ट्रैक्शन होती है, पुअर शील्डिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये समझ आएगा तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ ग्रुप 13 को पहले देख लेना, ग्रुप 14 से पहले। चलिए इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। सो ड्यू टू स्मॉल साइज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 30 दिस ग्रुप्स आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 13। ठीक है, वही वाली बात है। अब आपका साइज यहाँ पे डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते हैं। हमें पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एंड कार्बन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन। तो ग्रुप 13 यहाँ पे है, 14 यहाँ पे है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड आर ऑलमोस्ट सेम। अब ये साइज की वजह से ही आप सिलिकॉन टू लेड पे जाओगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर पाई जाएगी क्योंकि चेंज इन साइज इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वही वाली बात है। वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ही डिस्कस करना होता है। तो ध्यान से देखो, जितने भी ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सॉलिड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन जो है आपको याद रखना है, ये दोनों ही, कार्बन क्या है, सिलिकॉन भी क्या है, नॉन मेटल्स है। इसके बाद जर्मेनियम क्या है, एक मेटलॉइड है, क्लियर है। एंड टिन एंड लेड की बात करेंगे, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो ऊपर वाले दो नॉन मेटल्स, फिर एक मेटलॉइड और फिर दो जो बचे हुए हैं दे आर सॉफ्ट मेटल्स और इनकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, melting points and boiling points of group 14 elements are much higher than the corresponding group 13 elements। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज डिक्रीज कर रहा है, तो पैकिंग अच्छी हो रही है, तो 13 के कंपैरिजन में जो 14 वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करना है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्शंस, और फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस है विद ऑक्सीजन, विद वाटर, फिर आपकी हैलोजन के साथ किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, ओके, बात करते हैं आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो आपको पता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2 NP2 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। अगर सिर्फ NP के इलेक्ट्रॉन्स निकले, अच्छा इससे पहले नोबल गैस एलिमेंट्स लिखे होंगे, पूरा जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, उसके बाद NH2 NP2 लिखते हो। अगर सिर्फ आपके p इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। अगर NS और NP दोनों से ही इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। +4 कब देखने को मिलेगी, जब आपके NS और NP दोनों से ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और +2 कौन से कब देखने को मिलेगी, जब NP के ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है तो डाउन द ग्रुप हम बात करे थे, तो NH2 डाउन द ग्रुप जाते जाते इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है ना, डाउन द ग्रुप जाओगे तो इस केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। NS वाला इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियर चार्ज की वजह से स्ट्रांगली हेल्ड होता है, और अंदर वाले जो DNF इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं, तो NS वाले इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते, उसे इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो इनर्ट है, इसलिए हम इनर्ट पेयर बोल देते हैं NS वाले इलेक्ट्रॉन्स को। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप लगता है, और इस केस में लेड पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। तो लेड में NS वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, सिर्फ NP वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो लेड के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही देखने को मिलती है, +4 अनस्टेबल होती है। क्लियर हुआ।
डाउन द ग्रुप में आप केमिस्ट्री सिर्फ जीनियस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। कार्बन एंड सिलिकॉन की तो ऊपर जाओगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलेंगे। जर्मेनियम एंड टिन की +4 एंड +2 देखने को मिलेगी, लेकिन +4 वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। लेकिन लेड के लिए तो +2 स्टेबल होती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो ग्रुप 13 में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है। चलिए इसके बाद सो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। हमें पता है NH2 में 4 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को मिला के 4 इलेक्ट्रॉन्स है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिटेड बाय दीज एलिमेंट्स आर +4 एंड +2। अगर NP से निकले तो +2, अगर NH से भी निकल जाएंगे तो +4। अब कार्बन कैन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स। कार्बन अगर NP से निकला तो +2, अदरवाइज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप कंसिडर करते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद सिंस सम ऑफ द आपका जो कार्बन है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, ठीक है, ये आप लिख लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंस सम ऑफ द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई। जब आप +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर कर रहे हो तो 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने भी तो पड़ेंगे, बट उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कार्बन जो है कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन्स को ना ही निकालना चाहेगा, ठीक है, और ना ही वो गेन करना चाहता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो शेयरिंग करना चाहता है और वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो कार्बन एंड दूसरे जो कंपाउंड सिलिकॉन वगैरह जो होते हैं वो कोवलेंट कंपाउंड्स बनाने को प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद सेम चीज़ आपके यहाँ पे बोली हुई है, हेवियर मेंबर्स ऑफ हैज अ टेंडेंसी, जो आपके नीचे आते आते एलिमेंट जो है वो हैवी हो जाते हैं, मास उनका इंक्रीज कर जाता है, तो उस केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। और ये आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बता रखे कि इस तरीके से इंक्रीज करती है, ठीक है। सो रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ दीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स वैरी डाउन द ग्रुप। कार्बन एंड सिलिकॉन को आपको याद रखना है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। जर्मेनियम जो है इट फॉर्म्स अ स्टेबल कंपाउंड इन +4, लेकिन वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। Tin forms compounds in both the oxidation states. Tin +2 is a reducing agent. ये समझने की बात है, tin दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड बनाता है, क्योंकि नीचे आते आते +2 भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन सिंस tin का +4 ही ज़्यादा स्टेबल होता है +2 से, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर tin +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सिंस उसका +4 स्टेबल है, तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज करके +4 में लेके जाना चाहेगा। अब ये क्या है? सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये क्या है? सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो। समझ आया? इसके बाद अगर हम बात करेंगे लेड की, तो वो भी +4 और +2 में कंपाउंड्स बनाता है, बट लेड के लिए स्पेसिफिकली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। अगर बाई चांस लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो क्योंकि वो उसकी +2 स्टेबल होती है, तो वो +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा। ये आपका सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है, और जब सेल्फ रिडक्शन कहीं पे होता है तो वो क्या करना चाहता है? वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सेल्फ रिडक्शन जो दिखाता है वो किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वो काम करेगा, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। लेड अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और टिन अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद रिएक्टिविटी हमें देखनी है। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो ऑक्साइड्स बनाएगा। ऑक्साइड्स आर O2- फॉर्म में, ठीक है। अब लेट अस से कि आपके जो एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स लेकिन हम M मान लेते हैं, M फॉर्म में। अब ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर M +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे तो ये मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, और फॉर्मूला क्या होगा? मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ऑक्साइड -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आप इसका मॉड वैल्यू लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा M2O2। M2O2 को किस तरीके से लिख सकते हैं? MO की तरह लिख सकते हैं। तो MO तरीके के कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही अगर मेटल नहीं, आपके ग्रुप 14 एलिमेंट्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्साइड के साथ कंबाइन करें तो -2, ठीक है। ये M2O4 टाइप के कंपाउंड्स बनाएंगे, और M2O4 टाइप के कंपाउंड्स मतलब MO2 टाइप के कंपाउंड से बनाने वाले हैं। तो आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 14 वाले, वो और कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं? MO टाइप के और MO2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको पता है डाउन द ग्रुप जाते जाते मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मेटालिक कैरेक्टर
इंक्रीज करता है, और ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो अगर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो इसमें डाउन द ग्रुप आते आते, सुनो मेरी बात एक बार, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, तो अपर वाले जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे, है ना, वो क्या होंगे, नॉन मेटल नेचर के होते हैं। हम जानते भी कार्बन एंड सिलिकॉन क्या होता है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। डाउन द ग्रुप आते आते क्योंकि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता है तो एसिडिक के अंदर क्या क्या आता है, बेसिक नेचर इसके अंदर घुसता जाता है। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के आते हैं, और नीचे जाते आते एसिड के अंदर बेसिक करेक्टर घूमता है, घुस जाता है, तो एम्फोटेरिक नेचर देखने को मिलता है, ठीक है। सो ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अब MO2 टाइप के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं, ऑब्वियसली हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होंगे तो वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो MO2 ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक दैन MO ऑक्साइड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कार्बन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर के होंगे। और नीचे वाले जो दो हैं, कौन से, टिन डाइऑक्साइड और लेड ऑक्साइड्स, ये एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टाइप, MO2 टाइप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में था तो ये एसिडिक है, ठीक है, और CO वाला जो है यहाँ पे इस केस में न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पे जर्मेनियम ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड टिन ऑक्साइड्स एंड लेड ऑक्साइड्स रिमेन योर एम्फोटेरिक नेचर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, CO2, SiO2 एंड जर्मेनियम डाइऑक्साइड ये एसिडिक नेचर के होते हैं, टिन डाइऑक्साइड्स एंड लेड डाइऑक्साइड्स एज वेल एज टिन ऑक्साइड्स एंड लेड ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। यहाँ पे CO न्यूट्रल होता है और जर्मेनियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे डिस्टिंग्विशली एसिडिक करेक्टर का होता है। इसके बाद रिएक्टिविटी विद वाटर आपको देखनी है, तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, तो आपको याद रखना है कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर। लेकिन टिन विच इज एसिड वो डिकम्पोज कर जाता है स्टीम के साथ टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। तो टिन आपका रिएक्टिव है, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, तो टिन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब वाटर इन प्रेजेंस ऑफ हीट स्टीम प्रोड्यूस करती है, तो यहाँ पे टिन डाइऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर प्रोबेबली बिकॉज प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म। लेड वैसे तो रिएक्टिव होता बट लेड के ऊपर लेड ऑक्साइड लेयर बन जाती है, इसकी वजह से वो वाटर के साथ इफेक्ट नहीं होता। ये तो नॉन रिएक्टिविटी की वजह से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेस रिएक्टिविटी की वजह से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, तो टिन ने इस तरीके से रिएक्ट कर दिया और लेड के ऊपर ऑक्साइड लेयर है इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता है। इसके बाद हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी है, आपके हैलोजन्स हैलाइड्स बनाते हैं X-, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो MX2 टाइप के हैलाइड्स बनेंगे, अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो MX4 टाइप के हैलाइड्स बनते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कार्बन को छोड़ के एक्सेप्ट कार्बन all other metals react directly with your halogens under suitable conditions to make halide। कार्बन जो है वो हेलाइड्स यूजुअली नहीं बनाता है। जितने भी MX4 टाइप के हेलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे टिन फ्लोराइड, ठीक है, और लेड फ्लोराइड, ये आपके आयनिक नेचर के होते हैं। बाकी जितने भी MX4 टाइप के जो हेलाइड्स होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। Central metal atom in these halides have sp3 hybridization। MX4 टाइप के, ये आपके ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं और MX4 टाइप के जो हेलाइड्स है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है एंड दे हैव टेट्राहेड्रल शेप, इस तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये आयनिक नेचर के होता है। लेड I4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हेवियर मेंबर्स ऑफ जर्मेनियम एंड टिन आर एबल टू मेक हेलाइड्स ऑफ फॉर्मूला MX2, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो +2 में ही वो आपके हेलाइड्स बनाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ डाइहेलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करे तो ऑब्वियसली MX2 टाइप के जो हेलाइड्स है उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ठीक है। कंसिडरिंग द थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, जर्मेनियम टेट्राहेलाइड इज मोर स्टेबल दैन जर्मेनियम डाइहेलाइड। क्लियर है। सिंस अगर बात करें जर्मेनियम की तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो टेट्राहेलाइड वाला जो कंपाउंड है जर्मेनियम का वो प्लस आपके जर्मेनियम डाइहेलाइड से ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन लेड डाइहेलाइड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगी लेड टेट्राहेलाइड से, ठीक है। इसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है CCl4 जो है इसके पास, कार्बन के पास कोई भी d ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए इनकी हाइड्रोलिसिस हम नहीं करवा सकते। बाकी जितने भी MX4 टाइप के कंपाउंड्स हैं उनके आप हाइड्रोलिसिस करवा सकते हो, जैसे SiCl4 टाइप का, MX4 टाइप का ही तो कंपाउंड है।
सिर्फ कार्बन CCl4 को छोड़ के किसी सबकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। अब हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, ध्यान से सुनो। सिलिकॉन थर्ड पेयर का एलिमेंट है, तो इसके पास 3D ऑर्बिटल्स वेकेंट है, उसमें ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं और Cl- को फिर निकाल सकते हैं। तो CCl4 की हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होती, क्योंकि कार्बन सेकेंड पेयर का एलिमेंट है, इसके पास d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे ही आपके वाटर अटैक करके Cl- निकालते हैं, फिर इसका HCl बन जाता है इसका, और सारे ही जब आपके Cl रिप्लेस हो जाते हैं तो ये आपका सिलिसिलिक एसिड बन के आता है। तो ये हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ योर MX4 टाइप के कंपाउंड्स है, सिर्फ CCl4 के नहीं होते। इसके बाद एनोमलस बिहेवियर ऑफ योर कार्बन हमें पढ़ना है। तो आपको पता है कार्बन जैसे S ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़ा था, P ब्लॉक एलिमेंट में भी ग्रुप 13 में हमने पढ़ा था, ग्रुप 14 में भी हम यही पढ़ेंगे। ये कार्बन जो है वो स्मॉल साइज का होता है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होते हैं, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स इसके पास होते हैं नहीं है। तो उसी की वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये अलग हट के बिहेवियर दिखा रहा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 14, ठीक है। सो फर्स्ट मेंबर ऑफ अदर ग्रुप्स कार्बन ऑल्सो डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप। इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से वो क्या कर रहा है, वो आपको अलग बिहेवियर दिखा रहा है। इन कार्बन ओनली S and P ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। कार्बन में सिर्फ S and P ऑर्बिटल्स होते हैं, D तो होते ही नहीं क्योंकि वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है। सो इट वुड लिमिट द मैक्सिमम कोवेलेंसी, सो उसकी वैलेंसी जो है 4 तक जाती है, उसके बाद वो एक्सपैंड नहीं कर सकता है। कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी, दिस इज इंपॉर्टेंट। कार्बन क्या अलग बिहेवियर दिखा रहा है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। तो कार्बन ना पी मल्टीपल बॉन्ड्स वो फॉर्म कर सकता है अपने साथ, क्लियर है, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो फॉर्म नहीं कर सकते। अब कार्बन क्यों ही फॉर्म करता है पी बॉन्डिंग, कार्बन के नीचे सिलिकॉन पाई बॉन्ड्स क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा होता है। जब स्मॉल साइज के ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो उनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग करना ईजी है और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिलिकॉन का साइज बड़ा हो जाता है तो इनके लेटरल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, ये पी बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो कार्बन अपने साथ के अलावा दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइन करके पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। हेवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी बॉन्ड बिकॉज उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टू लार्ज, तो उनके अंदर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। जब साइज बड़ा हो जाएगा तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो दूर चले जाएंगे और उनके बीच में ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं होगी। चलिए, इसके बाद कार्बन एटम्स हैव टेंडेंसी टू लिंक टू वन अनदर, जिसे हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज एग्जिस्ट करती है। तो कार्बन पाई बॉन्ड बनाने के साथ साथ सिंगल बॉन्ड भी अपने जैसे कार्बन के साथ बना सकता है और लॉन्ग चेन बना सकता है, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी होते हैं। इसी की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी एग्जिस्ट करती है। सो डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो साइज इंक्रीज करिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करिए, और आपकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ठीक है। दिस कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज। द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज, सबसे ज़्यादा कार्बन कैटिनेशन दिखा सकता है, फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम और टिन, ये ऑर्डर रहता है, और लेड तो कैटिनेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाता है, ठीक है। चलिए, इसको नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन यहाँ पे करने, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें कार्बन की, तो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करता है, कभी डायमंड के फॉर्म में, कभी ग्रेफाइट के फॉर्म में, कभी आपका फ्यूलरिन के फॉर्म में, कोक के फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, सारा आपका किस में जाएगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन एग्जिबिट्स मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट करते हैं जैसे डायमंड है, और एमॉर्फस फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट करता है जैसे कोल है, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर वेल नोन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं आपके कार्बन के, ठीक है। एंड 1985 में आपका थर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन वॉज डिस्कवर्ड, जिसका नाम है फ्यूलरिन। तो हमें डायमंड भी पढ़ना है, ग्रेफाइट भी पढ़ना है और फ्यूलरिन भी पढ़ना है, ठीक है। सो डायमंड की बात करते हैं। आपको पता है डायमंड जो है वो कार्बन से बना होता है, और आपके हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे कार्बन जो है एक 3D क्रिस्टल के फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है, और फिर डायमंड उसमें कन्वर्ट होता है, डायमंड में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे मैंने NCERT से लिया हुआ है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको इसी में बता देती हूँ, ठीक है। सो डायमंड ना आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है किसका, कार्बन का। अब डायमंड सिर्फ कार्बन से बना होता है, और जो कार्बन वहाँ पे है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है,
ठीक है। सो यहाँ पे डायमंड में हर एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अब हर एक कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो वो आपने टेट्राहेड्रल फॉर्म मिलेगा, तो एक कार्बन तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पे जो कार्बन है वो फर्दर आपके इस तरीके से टेट्राहेड्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आप समझ सकते हो कि ये आपका एक कार्बन है, ये आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म है फर्स्ट कार्बन का। इसके बाद ये कार्बन पकड़ो तो इसके भी ऐसे टेट्राहेड्रल फॉर्म्स निकलेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे समझ सकते हो ये वाला कार्बन, ये देखो हर एक कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऐसे ही ये कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देख लो, इस तरीके से ये आपका टेट्राहेड्रल फॉर्म में जा रहा है। क्लियर है? ये हर एक कार्बन इस तरीके से आगे को बॉन्डेड होता है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में 4 बॉन्ड्स हर एक कार्बन से निकल रहे होते हैं। क्लियर है? इसके आगे भी होगा, पीछे भी होगा। यहाँ पे आपको 2 ही दिख रहे हैं बट आगे पीछे होगा। तो कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है यहाँ पे, which are linked to 4 other carbons by using a hybrid orbitals of a in a tetrahedral fashion में वो लगे होते हैं। The carbon carbon bond length यहाँ पे आप याद रख लेना 154 पिकोमीटर है। अगर ज़्यादा बर्डन लगता है तो मत याद करो कोई भी वैल्यू, बट कोई बात नहीं, 154 पिकोमीटर होता है। The structure extends in the space produces a rigid 3D structure। तो rigid काफ़ी ज़्यादा rigid 3D structure होता है। और डायमंड की अगर हम बात करें तो वो इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, वो ग्लास को कट करने में भी काम आता है और दूसरी जगहों पे भी यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 3D बॉन्डिंग है, बिल्कुल 3D नेटवर्क बना हुआ है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन दिस 3D नेटवर्क और आपका एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग। देयरफॉर डायमंड जो है आपका काफ़ी ज़्यादा रिजिड स्ट्रक्चर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड सब्सटेंस है। इट इज़ यूज एंड इज एब्रेसिव फॉर योर शार्पनिंग हार्ड टूल्स, ठीक है। तो कई बार ग्लास को काटने के लिए भी हम डायमंड का यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प वो बेसिकली प्रॉपर्टी दिखा सकता है। डाइज को बनाने के लिए ये आपके डायमंड के यूजेस हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट्स है ना, फॉर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब, उन सब में डायमंड यूज़ होता है और डायमंड को एज अ ज्वेलरी भी हम यूज़ करते हैं। इसके बाद ग्रेफाइट की बात करें तो ये यहाँ पे ग्रेफाइट जो है ये सारे कार्बन से बनी होती है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो लेयर स्ट्रक्चर है। क्यों लेयर स्ट्रक्चर है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। सो ग्रेफाइट की लेयर स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को, 2 लेयर्स को होल्ड करने वाला है वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं और इन 2 लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 340 पिकोमीटर का होता है। ईच लेयर इज कम्पोज्ड ऑफ अ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग। हर एक लेयर में प्लेनर हेक्सागन रिंग 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है, ठीक है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 141.5 पिकोमीटर का होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर इज 340 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ यहाँ पे 141.5 है, वहाँ पे कितनी थी? 154 पिकोमीटर थी, ठीक है। ईच कार्बन यहाँ पे आप देखोगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप वो ले रहा था, यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग वो बना रहा है। डिफरेंस पूछ सकता है आपसे। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से वो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है विथ 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन जो है 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्रायंगल प्लेनर ज्योमेट्री बनाते बनाते हेक्सागोनल शेप में वो आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे जो 4th इलेक्ट्रॉन होगा इसका वो क्या करेगा? पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और उसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके जो ग्रेफाइट होता है वो कंडक्टिंग होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रेफाइट्स क्लीव्स ईजिली। अब क्योंकि एक रिजिड स्ट्रक्चर है नहीं, ग्रेफाइट को हम ईजिली काट सकते हैं, ठीक है। एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर। इतना ज़्यादा स्लिपरी होता है कि इसको हम ल्यूब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ग्रेफाइट इज़ यूज एज अ ड्रग ल्यूब्रिकेंट एंड इन मशीन्स रनिंग एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, जहाँ पे हम ऑयल को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑयल फिर डिकम्पोज कर जाएगा। आपका ग्रेफाइट यूज़ करा जाता है एज अ लुब्रिकेंट इन सम मशीन्स जो हाई टेम्परेचर कंडीशंस पे रन करती है। इसके बाद फ्यूलरिन था, ये बाद में डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और फ्यूलरिन में इसे हम एक बकी बॉल शेप भी बोलते हैं। पहले देखते हैं ये फ्यूलरिन बना कैसे है, ध्यान से देखो। सो ग्रेफाइट को अगर हम बात करें फ्यूलरिन कैसे बना है, अगर हम ग्रेफाइट को स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक आर्क देकर, लेकिन इन अ प्रेजेंस ऑफ एन इनर्ट गैस जैसे हीलियम या आर्गन। तो ग्रेफाइट को स्ट्रांगली हीट करने से इन अ प्रेजेंस ऑफ हीलियम एंड आर्गन एज एन इनर्ट गैस, इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में वो फ्यूलरिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली में फ्यूलरिन का जो जनरल फॉर्मूला है वो CN है, जहाँ पे N क्या है? इवन नंबर है,
है ना, n क्या है, इवन नंबर, इट कैन बी 60, इट कैन बी 70, अप टू 350 तक वो जाता है, ठीक है, 350 तक जाता है। बट मैक्सिमम जो कार्बन एक्यूमुलेट कर पाते हैं वो C60 का कर पाते हैं। C70 भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब आप ये बना रहे हो, ग्रेफाइट को स्ट्रांगली हीट कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ हीलियम या फिर आर्गन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क, C70 भी होता है बट ज़्यादा C60 प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो फ्यूलिन आर केज लाइक मॉलिक्यूल, इस तरीके से आप देख सकते हो ये केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद C60 मॉलिक्यूल जो उसका शेप है वो एक सॉकर बॉल की तरह शेप है, और C60 मॉलिक्यूल को ही हम क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फ्यूलरिन बोलते हैं। फ्यूलरिन इज जनरली CN, लेकिन बकमिंस्टर फ्यूलरिन आपका क्या है, C60 स्पेसिफिकली बकमिंस्टर फ्यूलरिन है। अब इस फ्यूलरिन में बात करते हैं, बकमिंस्टर फ्यूलरिन में C60 में 20 जो है आपकी 6 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है, और 12 जो रिंग्स हैं वो 5 मेंबर्ड रिंग्स होती है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये आपका पेंटागन है, ठीक है, इसके साथ 6 मेंबर्ड रिंग्स जुड़ी होती है। इस तरीके से 6 मेंबर्ड रिंग्स का एक पैटर्न बना होता है, देखिए, देख लेना एक बार, इस तरीके से बना होता है ना, इस तरीके से पैटर्न यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग्स का बना होता है, क्लियर है। और फिर यहाँ पे फिर से 5 मेंबर्ड रिंग आ जाती है, 5 मेंबर्ड रिंग, और फिर कंटिन्यू ये 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे, 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे, इसको सराउंड करने वाले 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे, फिर यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग, इस तरीके से आपका एक सॉकर बॉल जैसा नेटवर्क जो है वो बनता जाता है, और आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। C60 बकमिंस्टर फ्यूलरिन का केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ऑल द कार्बन एटम्स आर इक्वल एंड अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हर एक कार्बन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेफाइट से बना है। ईच कार्बन एटम्स फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स विद अदर, हर एक कार्बन एटम जो है 3 सिग्मा बॉन्ड, देखो ये बनाया 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है दूसरे के साथ, हर एक कार्बन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, वही सेम बात बोल रहा है ये, क्लियर है। एक सेकेंड, ठीक है, 3 sigma bonds with another carbon. The remaining electron of the carbon is delocalized in the molecular orbital, which gives the aromatic character to the molecule. And this ball-shaped structure, a molecule has 60 vertices. इसके अंदर 60 vertices होते हैं, इसलिए हम C60 से बोलते हैं, ठीक है। 60 कार्बन्स आप बोल सकते हो इसके अंदर होते हैं, ठीक है, तो आपके 60 vertices होते हैं। चलिए, इतना ही बहुत है, इतना फ्यूलरिन के बारे में बहुत है। इसके बाद अदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंटल कार्बन्स आर कार्बन ब्लैक, प्योर फॉर्म में बात कर रहा है, कार्बन ब्लैक होता है, कोक होता है, चारकोल होता है, ठीक है। आपका इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ ग्रेफाइट एंड फ्यूलरिन भी होता है। कार्बन ब्लैक इज ऑब्टेन बाय बर्निंग, आपके नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जैसे वैक्स को बर्न करके जो कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं वहाँ से आपको कार्बन ब्लैक मिलता है। और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर आप हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो अनबर्न कार्बन जो आपका बच जाता है, ठीक है, तो वो आपका कार्बन ब्लैक होता है। चारकोल एंड कोक आर ऑब्टेन बाय हीटिंग वुड और कोल रिस्पेक्टिवली एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। इसके बाद कार्बन के यूजेस कहाँ हैं आप देख सकते हो, ये सारा आपने पढ़ा हुआ है। ग्रेफाइट फाइबर्स हम यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट फाइबर्स बहुत ही पतले थिन कार्बन फाइबर्स होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई चीज़ है वो हैवी है बट आपको वो स्ट्रांग चाहिए तो आप वहाँ पे कार्बन फाइबर से उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो प्लास्टिक मटेरियल्स फॉर्म्स इन हाई स्ट्रेंथ एंड लाइट वेट कॉम्पोजिट्स। इसके बाद कॉम्पोजिट्स आर यूज्ड, कहाँ पे यूज़ होते हैं ग्रेफाइट फाइबर्स, टेनिस रैकेट्स में, फिशिंग रॉड्स में, एयरक्राफ्ट में, केनॉज में। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला चाहिए, रैकेट को काफ़ी अच्छे से वो किसी भी स्पीड पे आने वाली शटल को अच्छे से मार जाए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। बट यहीं पे रैकेट हैवी हो जाएगा तो आपका काम नहीं चलेगा। तो लाइट वेट जो कॉम्पोजिट्स चाहिए लेकिन जिनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट को यूज़ करा जाता है, ठीक है। इसके बाद ग्रेफाइट जो है वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं तो इनको इलेक्ट्रोड्स की तरह भी यूज़ करते हैं आपकी बैटरीज के अंदर। क्रूसिबल्स जो होते हैं वो भी ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है। क्यों ग्रेफाइट से बने होते हैं? क्योंकि अगर कोई केमिकल रिएक्शन आपको करवानी है और वहाँ पे आपको एसिड का यूज़ करना है तो आप बीकर वगैरह में, नॉर्मल बीकर वगैरह में नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको स्पेशल बीकर स्पेशल चीज़ चाहिए होती है जिसे हम क्रूसिबल बोलते हैं। छोटी सी वाइट कलर की आपकी कटोरी सी होती है, ठीक है। आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड डाल सकते हैं क्योंकि बीकर वगैरह में डालोगे, हाई टेम्परेचर पे करोगे तो वो रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा, बीकर टूट भी जाएगा। तो क्रूसिबल्स जो है ग्रेफाइट से बने होते हैं और ग्रेफाइट जो है क्योंकि वो इनर्ट होता है किसकी तरफ, एसिड्स एंड एल्कलीज की तरफ, तो इसलिए हम क्रूसिबल्स को ग्रेफाइट से बनाते हैं।
बीइंग हाईली पोरस, काफ़ी ज़्यादा पोरस होता है। एक्टिवेटेड चारकोल, तो एक्टिवेटेड चारकोल को हम एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, आपने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में देखा होगा। कार्बन ब्लैक इज़ यूज एज अ ब्लैक पिगमेंट, ब्लैक इंक बनाने में आपका कार्बन ब्लैक यूज़ होता है, ठीक है। एंड फिलर्स इन ऑटोमोबाइल टायर्स में भी कार्बन ब्लैक को यूज़ करते हैं। कोक को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, लार्जली एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी हम यूज़ करते हैं ना मेटलर्जिकल प्रोसेस। और डायमंड की बात करें तो वो ज्वेलरीज में यूज़ होता है। और एक चीज़ याद करना, एक कैरेट बोलते हैं 200 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट होता है वो, ठीक है। चलिए इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन और एक ऑक्सीजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की यहाँ पे प्रिपरेशन याद करनी है। तो डायरेक्ट या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में आप कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन कर देते हो। अगर ये एक्सेस में होगा तो ये CO2 बनाएगा, इसलिए हमें ये लिमिटेड सप्लाई में रखना है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ऑन स्मॉल स्केल कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। अगर आपको छोटी क्वांटिटी में चाहिए तो फॉर्मिक एसिड में डिहाइड्रेशन कर दो, H2O का रिमूवल करोगे डिहाइड्रेशन प्रोसेस से, तो वाटर और CO मिलेगा, ठीक है। H2O का डिहाइड्रेशन प्रोसेस H2SO4 की प्रेजेंस में हम करते हैं, ठीक है। तो कमर्शियली आप इस तरीके से बना सकते हो, स्मॉल स्केल पे इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। और कमर्शियली अगर आपको प्रिपेयर करना है तो हम वाटर गैस को प्रोड्यूस करते हैं, जो कैसे बनती है, कार्बन वाटर, इस टेम्परेचर पे हीट करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को कंबाइनली हम वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद एयर इज यूज इंस्टेड ऑफ स्टीम, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। अब अगर आप स्टीम के जगह इस रिएक्शन में ऑक्सीजन यूज़ करते हो और नाइट्रोजन यूज़ करते हो, मतलब एयर यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको CO के साथ N2 मिलता है और इसे हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। अगर आपने कार्बन को वाटर के साथ प्रोड्यूस करा है, मिक्स करा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगी और इसे वाटर गैस बोलते हैं। और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और इन दोनों को कंबाइनली प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। Water gas and producer gas is very important in industrial fuels. Carbon monoxide in a water gas or producer gas can undergo further combustion forming carbon dioxide and liberates the heat. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और ऑलमोस्ट वाटर इनसॉल्युबल गैस वो होती है। एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि वो खुद को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकता है और ये सारी चीज़ों को, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको जनरली रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो देख लो, फेरिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हो तो ये CO2 बन जाएगा और आयरन आपका रिलीज हो जाएगा। तो इसने क्या करा, आयरन को रिड्यूस करा, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा खुद से। इसके बाद CO में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है। ये एक लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है और मेटल्स के साथ बाइंड कर सकता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। और ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड। तो अगर आपने सुना होगा, इस स्टोरी में आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्डिंग होती है वो मेटल्स के साथ यूजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि आपके मेटल्स जो है यहाँ पे इस तरीके से कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग दिखा के बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन जो हमारी बॉडी में है, हमें पता है हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। आयरन की डेफिशिएंसी से आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम होता है ना, हीमोग्लोबिन कम होगा और आयरन की डेफिशिएंसी से ऑक्सीजन सप्लाई पूरी बॉडी में डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, उससे अनीमिया वगैरह हो जाता है आपको। तो हीमोग्लोबिन का रोल क्या है, जो आपका ऑक्सीजन लंग्स में आ रहा है उसको ओवरऑल बॉडी में सप्लाई करना है। बट आपने सुना होगा जब हम अंगीठी वगैरह चला देते हैं तो सफोकेशन की वजह से डेथ हो जाती है। जब आप हीटर चलाते हो या फिर कोई अंगीठी चलाते हो यूजुअली इन कोल्ड टाइम पीरियड, तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी, अब एयर में आपकी दो चीज़ें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है। हीमोग्लोबिन में जो मेटल आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है। बट बाइंडिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद आयरन इन हीमोग्लोबिन इज मोर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन के साथ बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाता। तो जब आप ये अंगीठी चला के सो रहे हो या हीटर चला के सो रहे हो, वो उसके पीछे जो सफोकेशन का रीज़न क्या है कि आपका जो हीमोग्लोबिन है जिसको ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना था, अब वो इंस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन योर बॉडी वो कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कर रहा है,
जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होकर सफोकेशन होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ लिगेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ना है, तो आप स्ट्रॉन्ग या कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर सकते हो कार्बन का, तो CO2 प्रोड्यूस हो जाता है। हाइड्रोकार्बन का भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपका CO2 कंबशन रिएक्शन बोलते हैं, तो CO2 इस तरीके से भी प्रिपेयर हो सकता है। लैब्स में कैल्शियम कार्बोनेट में HCl डाल के आप कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। और कमर्शियली अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड लाइमस्टोन की हीटिंग से मिल के बनता है, ठीक है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस है, ओडरलेस है, आपको हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं दिख रही, कलरलेस है, ओडरलेस है, कोई स्मेल नहीं आ रही, ठीक है। इट हैज़ लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, एंड इट इज़ इमेंस इन अ बायोकेमिकल एंड जियोकेमिकल इंपॉर्टेंस, इमेंसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद वाटर अगर ये सॉल्युबलाइज करता भी है वाटर के साथ, तो CO2 पानी के साथ मिलके क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। H2CO3 के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक बेस होता है और 2 प्रोटॉन्स अलग अलग रेट से डिकम्पोज करते हैं, तो ये प्रोटॉन्स की रिमूवल है, ठीक है, इसको आप देख लें। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन डाइऑक्साइड में जो CO2 मॉलिक्यूल है, इसकी जो बीच में कार्बन है, इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स की वजह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होती है, ठीक है। 2 sp hybridized orbital of carbon overlaps with the 2 p orbitals forming a pi bond, forming a sigma bond of your कार्बन एंड ऑक्सीजन। और उसके बाद एक पी पाई बॉन्डिंग से भी आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे आपका 1,115 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे होती है। इनके अंदर ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स के, सिलिकॉन के, जिसमें हमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब सिलिका पढ़ना है, सिलिकॉन पढ़ना है क्या होता है, और लास्ट में सिलिकेट्स पढ़ना है, और फिर एक जियोलाइट्स और है, ठीक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब SiO2। अब ये ना एक 3D नेटवर्क के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो 95% अर्थ क्रस्ट में वो किससे बना हुआ है, सिलिका से बना हुआ है और सिलिकेट से बना हुआ है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिका भी बोलते हैं, ये सेवरल क्रिस्टलोग्राफिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, क्रिस्टोबिलाइट हो गया, ट्राइडेमाइट हो गया, ठीक है, इस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। क्लियर है, ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में सिलिकॉन डाइऑक्साइड इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। सिलिका फॉर्म्स is almost reactive because of very high silicon। अच्छा, सिलिका मतलब SiO2 in its normal form is almost non-reactive, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो हम ये क्या बोलेंगे कि भाई ये तो नॉन रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो इतनी जल्दी वो रिएक्ट नहीं करता है सिलिका, ठीक है। Apart from that, it resists the attack of halogen, dihydrogen and almost all the acids and metals even at elevated temperature। तो सिलिका आपके रिएक्टिव नहीं होती, तो वो हैलोजेंस के साथ, डाईहाइड्रोजन के साथ या फिर एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर हाई टेम्परेचर पे भी कर रहे हो तो भी रिएक्ट नहीं कर रही है। बट ये दोनों केमिकल रिएक्शंस आपको याद रखनी है। सिलिका जो है एल्यूमिना के आपके एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, मतलब NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट बना देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिलिका HF के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन फ्लोराइड बना देता है। ये दोनों केमिकल रिएक्शंस आपको याद रखनी है, अदरवाइज सिलिका जो है वो रिएक्टिव नहीं होता। बट ये दोनों केमिकल रिएक्शंस फिर आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सिलिकॉन्स क्या होते हैं, तो बेसिकली सिलिका क्या है, ध्यान से देखो, सिलिकॉन ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, वो सिलिका है, ठीक है, या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। अगर आप ये ऑक्सीजन हटा के कोई एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हो, तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होगी, CH3Cl को सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके ये डाईमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड बनाया। फिर वाटर क्या है करेगा, Cl को रिप्लेस करके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देगा। अब ये जब पॉलीमराइज करेगा, एक 3D नेटवर्क बनाएगा, उसे हम सिलिकॉन बोलते हैं। तो जहाँ पे एल्काइल ग्रुप आ जाता है इस तरीके से, तो आपकी चेन में अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी आ जाएगी। सिलिका वाली चेन है, बस यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं तो उसे हम सिलिकॉन बोलते हैं। क्लियर है, सिलिकॉन बोलते हैं। सो दे आर द ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर। एक तो ये पॉलीमर है
ऑर्गेनो मतलब आपका कोई एल्काइल ग्रुप होगा जो सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड होगा, तो इसे बोलते हैं ऑर्गेनो सिलिकॉन बॉन्ड, ठीक है। और ये किस तरीके से होगा, दो एल्काइल ग्रुप्स होंगे, सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड होंगे और इस तरीके से आपका आगे पॉलीमराइज फॉर्म में वो रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। और ये कैसे मैन्युफैक्चर होता है, तो RnSiCl2 को हाइड्रोलिसिस करके तब जाके इसका मोनोमर बनता है और फिर वो पॉलीमराइज करता है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, इसका हाइड्रोलिसिस करके आप बना सकते हो इसका मोनोमर। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना बहुत अच्छे से, यहाँ पे ये एग्जाम में डायग्राम बना के आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ यही डायग्राम बना के आना, सिलिकॉन में थोड़ा सा कंटेंट पढ़ के लिख के आ जाना, तो यही आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिलिकेट्स होते हैं SiO4 2-, SiO4 2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो सिलिकॉन SiO4 4-, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। अब सिलिकॉन को इस तरीके से आप छोटे से डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको देखो, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये जो सिलिका है छोटा सा एक डॉट है, इसके साथ 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, ये तीसरा ऑक्सीजन और ये 4th ऑक्सीजन इसके ऊपर बना देते हो। तो इस तरीके से आप सिलिकेट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है और ये आपका किस तरीके से सिलिकेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। SiO4 4- इसका वो होता है, ठीक है। इसके बाद जियोलाइट्स होते हैं। जियोलाइट्स जो है एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। तो ये आपकी सिलिका लैटिस है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है सिलिकॉन का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ा था, कॉमन है। अगर यहाँ से सिलिका निकल जाए और किससे रिप्लेस हो जाए, एल्यूमिनियम +3 से रिप्लेस हो जाए, एल्यूमिनियम +3 से रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम इसको हटा के एक +3 से आप रिप्लेस कर रहे हो, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कम होगा। जब आप +4 हटा रहे हो तो +4 ही लेके आओ ना, तो एल्यूमिनियम के साथ साथ काउंटर आयन Na पॉजिटिव या फिर K पॉजिटिव या फिर 2 एल्यूमिनियम निकले तो कैल्शियम +2 भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं। अगर 2 एल्यूमिनियम निकले तो 2 सिलिका निकले, उसकी जगह 2 एल्यूमिनियम आए। जब 2 सिलिका निकले तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई, 2 एल्यूमिनियम आए तो +6 आए, तो उसको बैलेंस करने के लिए कैल्शियम +2 एक्स्ट्रा आयन प्रेजेंट हो सकता है। तो जब आपकी लैटिस से, सिलिका की लैटिस से एक या एक से ज़्यादा सिलिकॉन निकलते हैं एंड दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम, तब जाके उसे हम जियोलाइट्स बोलते हैं। सो जियोलाइट्स आर योर एल्यूमिनियम एटम्स। यहाँ पे देख लो, एल्यूमिनियम एटम जब वो रिप्लेस करते हैं सिलिकॉन एटम्स को इन योर 3D नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो उस स्ट्रक्चर को एल्यूमिनियम सिलिकेट बोलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कम होता है क्योंकि Al+3 लेके आ रहे हो और Si+4 निकाल रहे हो, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए Na पॉजिटिव K पॉजिटिव या फिर कैल्शियम +2 उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में फेल्सपार और जियोलाइट्स आपके एल्यूमिनियम सिलिकेट्स के एग्जाम्पल होते हैं। अब जियोलाइट्स को हम बहुत अच्छे से एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, और क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब पायरोलिसिस रिएक्शन करवाने के लिए आप इसको यूज़ करते हो, और आइसोमराइजेशन रिएक्शन करवाने के लिए भी इसको आप यूज़ करते हो एज अ कैटलिस्ट। अब ZSM5 एक टाइप का जियोलाइट है जो क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, किसमें, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है डायरेक्टली इनटू गैसोलेट। और हाइड्रेटेड जियोलाइट्स होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर आयन एक्सचेंज एंड सॉफ्टनिंग रिएक्शंस ऑफ योर हार्ड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स डिस्कस हो गए। मैंने ऑलरेडी बोला था ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन है, बर्डन आपको पड़ेगा, लिख के चीज़ें आप याद कर सकते हो, अच्छे से नोट्स बना सकते हो, 1 शॉट रिविजन, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे थियोरेटिकल पोर्शन सारे चैप्टर्स का ख़त्म हो गया है। सिलेबस आपका टर्म 2 CBSE का पूरा ख़त्म हो गया है। बस हमारे 2 चैप्टर्स की NCERT एक्सरसाइज रह रही है, एक P ब्लॉक एलिमेंट की और एक केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो है आपकी जो क्लास है ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम एक लाइव इंट्रैक्शन रखने की सोच रहे हैं, ठीक है, जो प्रोबेबली या तो ट्यूसडे को होगा या फिर किसी और दिन होगा, जैसे ही होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप और चीज़ें मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, किस तरीके के लेक्चर्स आपको और चाहिए, एक बार हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो वो भी चीज़ हम उस लाइव इंट्रैक्शन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा थियोरेटिकल पोर्शन ख़त्म हो गया मेरी साइड से। बस NCERT के 2 चैप्टर्स की बैक साइज क्वेश्चंस रह रहे हैं, वो भी मैं आपको करवा दूँगी। बाकी जो भी चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।